हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हमने अपने इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि लेखपाल, यूपीपीसीएस, बीईओ, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, सुपर टेट, सी टेट, टेट, एनटीपीसी तथा सभी वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करें। आइए देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था, तो आपके लिए ऑप्शन है शेरशाह ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने मुगल सेना में अन्य बादशाहों से ज़्यादा राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में मुगल सेना एवं अन्य प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की तादाद 24% थी। कितना थी? 24% थी इनके पिता शाहजहां के शासनकाल में, तथा औरंगजेब के शासनकाल में ये संख्या बढ़कर के कितना हो गई? 33% हो गई। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है चोल, सातवाहन, पांड्य, सती या पुतो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है सातवाहन, बी फॉर बॉम्बे। अशोक के द्वितीय शिलालेख में सातवाहन का उल्लेख नहीं है। इनमें निम्नलिखित 5 राज्यों का उल्लेख है, जो हैं चोल, चेरी जिसे हम केरल पुत्र कहते हैं, पांड्य, सतीय पुत्र, ताम्रपणी। सतीय पुत्र, ताम्रपणी, ये 5 राज्य हैं जो कि इसका उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, मनुष्य एवं पशु चिकित्सा संबंधी बातों का उल्लेख है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें 13वां जो शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। यह किसका कथन है? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बी.आर. अम्बेडकर का, सुभाष चंद्र बोस का, मोहम्मद अली जिन्ना का या रविंद्रनाथ टैगोर का। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क, रविंद्रनाथ टैगोर, यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाने को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था, क्योंकि यह अदनंगे गरीब भारतीयों के प्रति अपराध था। इसलिए यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? तो आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, महेंद्र वर्मन, मेघ वर्मन, यशो वर्मन तथा शशांक वर्मन। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, मेघ वर्मन, समुद्रगुप्त के समकालीन लंका नरेश मेघ वर्मन था। कौन था? लंका नरेश मेघ वर्मन था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था। गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोध गया के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुकों के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था? दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, शेरशाह तथा अकबर। तो ए फॉर अमेरिका, आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है, बलबन। बलबन दिल्ली का वह प्रथम शासक था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में उसने
आदर्श ईरानी बादशाह थे। उसने सिजदा जिसे भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियाँ आरंभ की थी। बलबन द्वारा लागू यही प्रथाएं गैर इस्लामी मानी जाती हैं। उसके दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नवरोज़ बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता था। इस सत्य को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस है अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, तमिल। आपके लिए ऑप्शंस जो बी है, बी फॉर बॉम्बे। हिंद स्वराज जो पुस्तक जो मूलतः गुजराती में लिखी गई है, यह 1909 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। इस पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की एक लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के समय पानी के जहाज़ में लिखी थी। कहाँ पर लिखी थी? पानी की जहाज़ पर, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के दौरान। इसमें भारत में अंग्रेज़ों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया था कि यह राजद्रोह घोषित सामग्री है। यह सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई थी। किसमें? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन में सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन गोरखपुर जेल में फांसी पाया था? निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन गोरखपुर जेल में फांसी पाया था? आपके लिए यहाँ पर ऑप्शंस है अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा राम प्रसाद बिस्मिल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क, राम प्रसाद बिस्मिल जो गोरखपुर जेल में फांसी पाया था 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी कांड में। कब? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में जो एक काकोरी कांड घटित हुआ था, उसमें कुल 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे। इनमें अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह प्रमुख थे। इन पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। अशफाकुल्ला खां को दिया गया था फैजाबाद में। दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में तथा रोशन सिंह को इलाहाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दिया गया था, रोशन सिंह को इलाहाबाद में दिया गया था तथा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दिया गया था। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानर सेना और मंजूरी सेना संबंध किससे है? वानर सेना और मंजूरी सेना किससे संबंधित है? आपके लिए यहाँ पर ऑप्शंस है असहयोग आंदोलन से, या सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या खिलाफत आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो आपके लिए जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वानर सेना और मंजरी सेना का जो संबंध है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से संबंधित है। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों को लेकर वानर सेना तथा बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन किया गया था। बच्चों को लेकर वानर सेना तथा बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन किया गया था। इस तथ्य को आप यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले सम्मिलित थे। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले सम्मिलित थे। आपके लिए ऑप्शंस है वल्लभ भाई पटेल एवं विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू एवं राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी की प्रथम सत्याग्रह था। यह तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध गांधी जी ने 1917 में शुरू किया। तीन कठिया पद्धति के तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। 3/20वें भूभाग पर कितना? 20वें
भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। चंपारण आंदोलन में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी तथा महादेव देसाई आदि ने दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? आपके लिए ऑप्शन है, ब्रिटिश शासन से भारत को हटाना। तो ऑप्शन 2 है, स्वतंत्रता की लड़ाई हेतु हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना। ऑप्शन सी है, भारतीयों को अपना तथा स्वतंत्र शासन भारत में स्थापित करना। आपके लिए ऑप्शन डी है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी फर्डेनमार्क, यह बिल्कुल सत्य है। भारत में स्वशासन आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी मूलतः यानी बेसेंट द्वारा 2 जनवरी 1914, इस तथ्य को याद रखिएगा। स्वशासन आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट द्वारा जो 2 जनवरी 1914 को कॉमनवेल्थ पत्रिका के प्रकाशन के साथ की गई थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका के प्रकाशन के साथ की गई थी। तिलक ने अप्रैल 2016 में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन अर्थात स्वशासन आंदोलन का मुख्य ध्येय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना था। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। इस तथ्यों को आप यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही। आपके लिए ऑप्शन है 1919 से 1921 तक, 1919 से 1928 तक, 1921 से 1937 तक, 1930 से 1937 तक। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 1921 से 1937 ईस्वी तक यह कार्यान्वित रही। 1919 के अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता थी कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनिल कॉटिस थे। सर लियोनिल कॉटिस थे। वहीं 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों के स्थान पर केंद्र में लागू कर दी गई थी। कब? 1935 में प्रांतों के स्थान पर केंद्र में लागू कर दी गई थी। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेशनल लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया? नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया? आपके लिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ब्रिटिश शासन की बांटो तथा राज करो कूटनीति के कारण। बी ऑप्शन है, कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। आपके लिए ऑप्शन सी है, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण। तथा डी है, चौरी चौरा घटना के कारण। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण ये अस्तित्व में आया था। सन 1919 में यह अस्तित्व में आ गया था। कब? 1919। नरमपंथियों में मार्टिंग्यू रिपोर्ट का स्वागत किया था, जबकि गर्मपंथियों ने इसका विरोध किया था। इसी के परिणाम स्वरूप नरमपंथी के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। इस तथ्य को याद रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा था। आपके लिए ऑप्शन है, ताराचंद्र ने, या आर.सी. मजूमदार ने, या बिपिन चंद्र ने, या वी.डी. सावरकर ने। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, डी फर्डेनमार्क, यह वी.डी. सावरकर ने कहा था। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ
1857 नामक अपनी पुस्तक में बी.डी. सावरकर ने 1857 की विद्रोह के सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा था। आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। यानी कि इसको बी.डी. सावरकर ने कहा था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपके लिए ऑप्शन है हकीम अजमल खान, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी या अबुल कलाम आज़ाद। जो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो दिसंबर 1887 ईस्वी में मद्रास में संपन्न हुआ था, इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भीमेश चंद्र बनर्जी थे। इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आपके लिए ऑप्शन है जनवरी 22, 1946 को, जनवरी 22, 1947 को, फरवरी 22, 1947 को, जुलाई 26, 1946 को। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बी फॉर बॉम्बे, जनवरी 22, 1947 को यस भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया गया था। गौरतलब है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया था, जो जाकर के 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। इस तथ्य को भी आप यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस है 22, 32, 34, 38। जबकि इनमें से जितने भी ऑप्शन है वो आपका एक भी ऑप्शन सत्य नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 31 है, जबकि उत्तर प्रदेश से लोकसभा भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश के से उत्तराखंड के अलग होने के पश्चात उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीट 34 थी, किंतु उत्तराखंड से अलग होने के पश्चात उत्तर प्रदेश की टोटल संख्या कितनी रह गई? 31 रह गई। इसलिए इस ऑप्शन में 31 न होकर नहीं है, इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। भेजे जा सकने वाले की संख्या कितनी है? 31 है। इस तथ्य को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था? संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था? आपके लिए ऑप्शन है 19वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो आपका ऑप्शन जो बी है, बी फॉर बॉम्बे, यह बिल्कुल सत्य है। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून के से संबंधित है। संविधान के 52वें संशोधन में 1985 के माध्यम से इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। कब? संविधान के 52वें संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया था। 2003 में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची में संशोधन कर केंद्र एवं राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। 2003 में 91, यानी जब 91वां संशोधन हुआ था 2003 में, तो केंद्र एवं राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान की प्रस्तावना
सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। डी फॉर डेनमार्क। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जो कि विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना का उल्लेख मिलता है, तथा 3 प्रकार के न्याय जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख है, तथा 2 प्रकार की समता जैसे कि प्रतिष्ठा एवं अवसर को भी उपलब्ध कराने का वादा करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके लिए 4 ऑप्शन है। टी अंधर, MS अहलूवालिया, AM खुसरो, KC पंत। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सी फॉर चेन्नई, AM खुसरो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे, जबकि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक के लिए गठित 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। इस तथ्य को भी याद रखिएगा, NK सिंह हैं। कब से कब तक? 2020 से 2025 तक 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश। आपका बी ऑप्शन है आयात शुल्क में कमी। सी ऑप्शन है रुपए को परिवर्तनशील बनाना। डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छंदतापूर्वक आने देना। तो ए फॉर अमेरिका, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है, जबकि आयात शुल्क में कमी, रुपए को परिवर्तनशील बनाना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छंदतापूर्वक आने देना ये वैश्वीकरण के तहत आता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। आपके लिए ऑप्शन है राज्य के विधि मंत्री द्वारा, बी ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, सी ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रयुक्त कराने के लिए उच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है। एक बार फिर से इस व्याख्या को सुनिएगा। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रयुक्त कराने के लिए उच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है, साथ ही निर्देश दे सकता है। इस संबंध में दिए गए निर्देश उपर्युक्त विकल्पों में से किसी के द्वारा भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के वाणिज्यिक बैंकों के ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है। आपके लिए ऑप्शन है नरसिम्हन कमेटी, रेड्डी कमेटी, रंगराजन कमेटी, गोईपोरिया कमेटी। तो आपका ऑप्शन जो डी है, डी फॉर डेनमार्क, गोईपोरिया कमेटी। बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए 1990 में एम एन गोईपोरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग लोकपाल योजना, जो कि 15 जून 1995 को की गई थी, 15 जून 1995 15 जून 1995 को की
गई थी। इस तथ्य को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में गया था? 1991 से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में गया है? आपके लिए ऑप्शन है कोर व अवस्थापना क्षेत्र, उपभोग वस्तु क्षेत्र, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। 1991 से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह सेवा क्षेत्र है। अक्टूबर 2019 में जारी आंकड़ों अक्टूबर 2019 के जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में 639 अरब रुपए की एफआईडी कितना 639 अरब रुपए की एफडीआई अंतर प्रवाह के साथ सेवा क्षेत्र शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह क्षेत्र बना हुआ है। इस तथ्य को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? चतुर्थ योजना, पांचवी योजना, छठी योजना, आठवीं योजना। आपके लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में जो है छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से कब तक थी? 1985 में फैला था। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सन 1980 के दौरान लागू किया गया था। आईआरडीपी का उद्देश्य जो था गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके कौशल को विकसित करने का भी अवसर प्रदान करना था। इस तथ्य को याद रखिएगा। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वह 1980 से 1985 के मध्य थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? आपके लिए ऑप्शन है निर्यात से प्राप्त की बचतें, दूसरा ऑप्शन है अनिवासी भारतीयों की जमा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा दिया गया अनुदान, ऑप्शन डी है स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश, ये आपका बिल्कुल सत्य है। प्रश्नकाल में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा जो हिस्सा था वह स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश का है। या विदेशी मुद्रा भंडार के 4 मदों में से एक विदेशी मुद्रा जो परिसंपत्ति एफएलए का हिस्सा है। जो एफएलए का भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक बड़ा हिस्सा है। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें, जिससे कि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाते रहें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करते रहें, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेकर उपस्थित होते रहें। धन्यवाद।